और अच्छे से फिर आप हमारा एक चैप्टर के बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और आपने थोड़ी मेहनत करो बेटा, सब कुछ आपको ठंडी पड़ने लगी और आप लोग कपड़े पहनने स्टार्ट करो तो पहनोगे पढ़ने लगी तभी तो पढ़ाएंगे होंगे। हां सर वही तो दिक्कत है। ठंड में तो अच्छी नींद आती है। क्या हुआ? नींद आती है। तो बेटा आज आप लोग बताओ हाँ मैं कह रहा हूँ आपको होगा लास्ट चैप्टर बचा है फर्स्ट ईयर का और उसके बाद आपका 12th स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सर मॉर्फोलॉजी की फैमिली। हाँ। चलो मैं इस चैप्टर के बाद यही करवाऊंगा पहले, ठीक है? सर पहले फैमिली करा दीजिए। फैमिली ना, तो फैमिली में 12th बाद में करवाऊंगा, पहले ये करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी चैप्टर स्टार्ट कर दिया ना थोड़ा सा। तो आप लोग चैप्टर निकालो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी अच्छा चैप्टर है। हम लोगों ने सिंपल सा अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये भी सही चैप्टर है। फिलहाल में प्लांट फिजियोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो 12th में मेन है वो क्या है, जेनेटिक्स, और दूसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने सही से पढ़ा है, डेली आए हो, तो आपका यह भी कंप्लीट ही होगा। भाई मैंने कहा था फर्स्ट यूनिट है, सेकंड थोड़ा बच्चों को लगता है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में थोड़ा मेहनत करना होता है हमको। इसके बाद आपको पता है कि अगर हम बात करें साइटोलॉजी, सिंपल से 3 चैप्टर हैं, सेल साइकिल। इसके बाद जो आपका सबसे मुझे हार्ड लगता है, जो मुझे लगता है कि बच्चों को लगेगा, वो होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और बेटा अब आपका जो स्टार्ट है वो कौन सा है, एक लास्ट चैप्टर बचा है खाली फर्स्ट ईयर का, वो उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस चैप्टर को। अगर हम देखें तो आपको पता है हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है हार्मोन से, ये आपको पता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लांट के अंदर भी होगा। भाई एक बार बताओ, अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट क्या कर रहा है, फ्रूट बना रहा है, बहुत सारे जैसे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, प्लांट के अंदर भी आते हैं। आपको पता है आपका एक स्टेज भी चलता है लाइफ टाइम, जैसे आप चाइल्डहुड में होते हो, फिर इसके बाद एडोलेसेंस आता है, एडल्टहुड में आते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, और लास्ट में जाके कहाँ आते हैं, भाई मृत्यु वाली अवस्था में आते हैं, और डेथ स्टेज में, और उसके बाद खत्म कहानी। ऐसी प्लांट की भी एक कहानी होती है कि प्लांट स्टार्टिंग में कौन सी एज में है, फिर उसके बाद फ्लावरिंग होती है, फ्रूट आते हैं, और एक टाइम पे आगे क्या होता है कि प्लांट की भी कहानी खत्म होती है। यानी कि प्लांट में भी लाइफ स्पैन होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, जैसे प्लांट में भी होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेसिकली देखा जाए तो प्लांट और ह्यूमंस जितने भी लिविंग है, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। और अगर हम बात करें बेटा कि लाइफ स्पैन में कौन कौन से फेजेज आते हैं और फेज कैसे आते हैं, तो आपको पता है पूरा हार्मोन कंट्रोल होता है। आपको ह्यूमन का पढ़ चुके हो आप लोग। जैसे मैंने आपके कहा था, अगर कोई बच्चा चाइल्डहुड में होता है, उसके बाद एडोलेसेंस में आता है, आपको पता है जब प्यूबर्टी आती है तो आपको पता है हार्मोन चेंजमेंट होता है। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है तो फिर भी हार्मोन चेंजमेंट होता है, मतलब हार्मोन से सारा चेंज होता है। ऐसे अगर हम बात करें प्लांट्स के पास, तो प्लांट्स के पास भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर हम यहाँ पे बोले, सबसे पहले मैं बात करूँ बेटा कि ग्रोथ क्या होता है। आपको ग्रोथ के बारे में पता है, सब बच्चों को पता होगा मेरे हिसाब से ग्रोथ क्या होता है। भाई आपको मैं पहले ही बताया था, ग्रोथ का मतलब सिंपल सा होता है किसी का मास बढ़े, किसी का नंबर बढ़े। हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग का एक फीचर होता है वो क्या होता है, ग्रोथ। हालांकि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैंने कहा था प्लांट में भी ग्रोथ होती है और एनिमल में भी ग्रोथ होती है। खाली इतना डिफरेंस होता है कि प्लांट में लाइफ टाइम होती है और एनिमल में कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। हालांकि सेल डिवीजन लाइफ टाइम होता रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ क्यों होती रहती है, तो आपको पता है क्योंकि प्लांट के पास एक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पता है आपको, जो रूट टिप और शूट टिप पे होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ होता है। उसके सेल जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं,
अगर हम अगली बात करें तो आपको एक नाम यहाँ पे मिल रहा है ग्रोथ का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था वहां पे बताओ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये तो बताया था आप लोगों को। अगर किसी का मास बढ़े और किसी का नंबर बढ़े तो हम बोल सकते हैं वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फिर डेवलपमेंट क्या होता है, चलो ग्रोथ समझ गए हम लोग, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है तुम बताओ, क्या कैसा तुम बताओगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सर डेवलपमेंट मतलब इंटरनल मतलब किसी भी चीज का डेवलपमेंट, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट। हाँ बताओ, इंक्रीज साइज का मतलब डेवलपमेंट होता है। अगर साइज का मतलब तो हम ग्रोथ कह सकते हैं, डेवलपमेंट कहने की जरूरत है नहीं सर, डेवलपमेंट और सर मतलब ग्रोथ दोनों मतलब रिलेटेड है ना आपस में, लेकिन डेवलपमेंट अलग हो गया ना। हाँ आराम से हो सकते हैं, यही तो बात बता रहा हूँ। हाँ दोनों को डेवलपमेंट बोलते हैं ना। मैं बोल सकता हूँ डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं विकास, क्या बोलते हैं विकास। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रोथ तो हो जाता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रोथ कम होता है लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर हम साथ में चलें तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ग्रोथ, और बेटा साथ में क्या हो जाएगा, अगर हम प्लांट के केस में देखें तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। आई हो नहीं, चलो होगा कुछ नहीं, आप लोग स्पेलिंग में समझ जाओ, चीजें हो जाओ, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो समझ गए आप लोग, डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल सा है, जैसे एक चाइल्डहुड है, इसके बाद अडल्टहुड आया, एडोलेसेंस आया, रिप्रोडक्टिव स्टेज आया, उसके बाद तो जो स्टेज चेंज हो रहे लगातार उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं। समझ गए आप लोग ये बात। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग समझते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा कोई समझाने वाला नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको खाली समझना है बस, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, खाली हार्मोन्स के। इस चैप्टर में आपको याद क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और वो याद कर लेना, बात करता हूँ, ठीक है। पूरे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है मतलब, लेकिन इतना ज्यादा हार्मोन्स के फंक्शन आते हैं हमेशा, अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, हार्मोन्स के फंक्शन, वो बता दूंगा हार्मोन्स के फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं जो आपको डिटेल में समझाया जाए। तो हम एक करके लाइन पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में तो आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, देखो कह रहा है यू हैव ऑलरेडी स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 कौन सा था बताओ, मॉर्फोलॉजी। आपने मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट का कैसे कौन सा स्ट्रक्चर, स्टेम होता है, क्या रूट होता है, क्या लीफ होता है, क्या फ्लावर होता है, ये तो हमने पढ़ा था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल स्टडी हमने की थी किसी भी प्लांट की, और हमने देखा था कि प्लांट का साइज कैसा होता है, प्लांट का लीफ का वेरिएशन कैसा होता है, प्लांट में फ्लावर किस टाइप से लगते हैं, फ्लावर का साइज क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या कह रहा है, चैप्टर 5 में आपको पढ़ चुके ये बात। कह रहा है हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। कह रहा है अरेंज एंड दैट टू इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। आप लोग बताओ बेटा, क्या एक ऑर्डरली सीक्वेंस में ये सब चीजें नहीं बनती है प्लांट के अंदर? क्या ऐसा होता है कि पहले फ्लावर आ गए, मतलब पहले फ्रूट आ गए उसके बाद फ्लावर आएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, पहले भाई रूट बनेगा, इसके बाद स्टेम बनेगा, लीफ बनेंगे, उसके बाद एक टाइम पे आके फ्लावर आएंगे, उसके बाद फ्रूट आएंगे, और वो भी एक टाइम से आएंगे। ऐसा नहीं कि हर टाइम फ्लावर कोई प्लांट पे आ गए। भाई हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि एनिमल, जैसे एनिमल का मान लेके चलो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम एनिमल की बात करें तो हमारी जो स्टेजेस होती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बच्चा पैदा हुआ 4 साल बाद उसमें प्यूबर्टी आ गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। सब में एक साथ 12 से 13 साल की एज में आती है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचते हैं, एक लाइफ स्पेन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ के फेज को जीना पड़ता है। ऐसे प्लांट का होता है, सब बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम, कि पहले प्लांट ग्रोथ करता है, उसके बाद हल्के हल्के उसमें क्या होते हैं, फ्लावर, हाँ फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है किसी प्लांट की। तो यही सब सीक्वेंस जो होता है वो प्लांट में भी हमें देखने को मिलता है। कह रहे यू आर भाई नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, पिरेनेट, मैच्योर प्लांट। यू हैव आल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा प्लांट में क्या होता है,
अगर हम प्लांट की बात करें तो ये भी एक सीक्वेंस में चलता है, जैसे एनिमल में चलता है ऐसे किसमें चलता है, प्लांट्स में। अगर बेटा यहाँ पे हम लोग देखें तो आपको पता है प्लांट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, मान लो हमने सीड मिट्टी में लगाया, उसके बाद क्या होगा आपको पता है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम अलाइज होंगे, इसके बाद स्टेम बनेगा, ब्रांचेस बनेंगे, लीफ बनेंगे, लीफ के बाद एक टाइम पीरियड आएगा तो उस पर फ्लावरिंग होगी एक टाइम पे आगे, ठीक है। फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फ्रूट आएगा। तो ये सब एक स्टेज में चलता है, ऑर्डरली सीक्वेंस में चलता है। और यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें प्लांट की भी करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले प्लांट में बताओ कौन सी ग्रोथ होती है, प्राइमरी। पहले प्लांट लंबाई में बढ़ता है और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि वो मोटाई में बढ़ता है। तो वो एक सीक्वेंस में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी टाइम कुछ भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, चाहे ह्यूमंस हुए चाहे प्लांट्स हुए, धरती पे कोई भी लिविंग हुआ, आपका बेटा हर एक सेल एक जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक उंगली बहुत बड़ा हो गया वो छोटा रह गया, कि सेल डिवाइड हो रहा है पता नहीं लग रहा है कौन सेल डिवाइड हो रहा है। हमारा पूरा बॉडी का हर एक सेल किसमें होता है, जेनेटिक कंट्रोल में, हमारे डीएनए के कंट्रोल में होता है। समझ गए आप लोग, ऐसे ही प्लांट में होता है। कह रहे however the leaf, flower and fruit of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly। आपने ये भी देखा होगा बेटा कि हर प्लांट का अलग अलग चीज, अलग अलग वो होता है, टेम्पलेट होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं फरवरी मार्च की तरफ क्या करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, अपने पत्तों गिराते हैं, पतझड़ बोलते हैं, पतझड़ उसका मतलब क्या होता है, पत्तों को गिराना। उसके बाद आपने देखा होगा उसमें नए नए पत्ते आते हैं। मतलब ये भी एक पूरा प्लांट का भी आप लोग समझ, देखो हम लोग सोचते हैं कि प्लांट, मान लिया आप लोग तो नहीं सोचते हो लेकिन बहुत लोग सोचते हैं प्लांट क्या है, प्लांट तो प्लांट है, उस बात का पेड़ ही तो है, लेकिन प्लांट का भी एक पूरा ऑर्डरली सीक्वेंस है। प्लांट के अंदर भी हार्मोन सिक्रेशन होता है, प्लांट के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम पे आके फ्लावरिंग होती है, प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने बहुत सारे प्लांट देखी होंगे, सूरजमुखी कहते हैं, सूरज होता है उधर ही उसका वो रहता है। दूसरा आपने देखा होगा छेमी, वो तो ऐसा लगता है ऐसा एनिमल ही है, प्लांट का है भाई, टच करो लीफ फोल्ड हो जाती है भाई। कितना अगर ऐसा ना होता, जब 2-4 प्लांट नहीं होते तो हम लोग यकीन नहीं करते, तो हम लोग यकीन नहीं होता ना, यकीन करवाना मुझे मुश्किल हो जाता तुम लोगों को कि ऐसे कैसे होता होगा। आप लोग कहते सर प्लांट रोते नहीं है, तो मैं कहाँ से कहता कोई रोते हैं या प्लांट, लेकिन आपने छेमी को देखा है तो आपको एक बार समझ में आ जाता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आपने टच करके सबने देखा होगा छेमी को, देखा सबने। और जैसे ही आप टच करते हो उसका लीफ क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, और लीफ फोल्ड होता है तो अजीब लगता है बहुत, ऐसा लगता है कि यार प्लांट ऐसा, ये तो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा लगता है। ये तो मैंने बहुत किया है, बचपन में बहुत किया है, मेरे गेट पे, मेरे घर के गेट पे था बिल्कुल लगा हुआ इतना, तो मैंने बहुत किया है। कहता है ये वाइडेस्ट वेजिटेटिव फेज precede forming in a plant. All plant organs are made up of variety of tissue. Is there any relationship between the structure of a cell, tissue and organ and the function they perform? बेटा अभी आपको देखो एनाटॉमी आप लोग पढ़ चुके हो, आपको पता है प्लांट के पास भी क्या होते हैं, सेल होते हैं, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, प्लांट के पास सब कुछ होता है। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट का भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो आपको पता है कितने टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट के पास, 3 टाइप के होते हैं। एपिडर्मल मैंने बताया था, ग्राउंड टिश्यू बताया था, और वेस्कुलर टिश्यू बताया था आपको। तो प्लांट का भी एक टिश्यू होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे वेस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, कंडक्ट करना वाटर और मिनरल्स को। ऐसे ग्राउंड टिश्यू का अलग काम होगा, एपिडर्मल टिश्यू का अलग होगा, सबके अलग अलग काम होते हैं। कहीं पे स्टोमेटा होते हैं, कहीं पे कुछ होते हैं, सब प्लांट के अंदर ही वैसे ही होता है जैसे हमारे अंदर होता है सब कुछ। करेक्ट, कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दिस बी अल्टर्ड? ऑल सेल ऑफ अ प्लांट आर descendant of the zygote. The question is then why and how do they have different structure and function attributes? Development is the sum of 2 process. और कह रहे हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, 2 प्रोसेस में ग्रोथ होता है और क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लांट में भी आपको पता है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है उसमें, और लगातार अलग अलग टिश्यू बनते हैं, और अलग अलग टिश्यू क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। बेटा कह रहा है टू begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of events. Succession का मतलब होता है एक इवेंट होते हैं जो उनका हल्के हल्के आगे बढ़ना, सक्सेशन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्लांट के अंदर भी जाइगोट होता है, जाइगोट से अलग अलग, भाई प्लांट के भी तो एक स्टेज है, जैसे हम लोग के स्टेज है। एक बच्चा होता है, जाइगोट आपको पता है एक बच्चा छोटा होता है, वो हल्के हल्के किस में आता है, और प्यूबर्टी आती है उसमें, फिर उसको एडोलेसेंस स्टेज में आता है,
अडल्टहुड में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लांट में भी होता है सेम टू सेम। ऐसा तो नहीं होता है कि प्लांट का छोटा प्लांट है उसमें फ्लावर आने लगेंगे, एक टाइम पीरियड होगा उसका कि इतने टाइम पे आके इस पे फ्लावर आएंगे। तो हर प्लांट में वो प्लांट की स्पीशीज में उतने ही टाइम पे आके फ्लावर आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। अगले कह रहा है बेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स दैट प्रोड्यूस रूट, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाई। और उसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। तो जैसे हम लोगों में खेल चल रहा है, जैसे हमारा लाइफ स्पैन कितना है बेटा, लगभग 100 साल है, मान के चलो। हाँ 120 साल भी होता है कुछ लोगों का 60 साल भी होता है, तो मान के चलता हूँ एवरेज 100 साल। तो ऐसे ही प्लांट का भी, हर प्लांट का क्या होता है, अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। किसी का अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ के बाद उसकी सारी स्टेज हो जाएंगी। किसी का अगर 1 साल है तो 1 साल के बाद हो जाएगा। किसी का 10 साल है 10 साल के बाद होगा। किसी का 80 साल है 80 साल के बाद होगा। ऐसे बरगद का 2 साल प्लस है तो उसका ये सब चीजें, लेकिन एक ऑर्डर सीक्वेंस में होगा सब कुछ कि पहले कौन सा स्टेज है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कैसे कौन सा है, जैसे एनिमल्स में होता है। अगले क्या है बेटा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। पहले क्या होता है बताओ, सीड जर्मिनेशन होता है। और कह रहा है द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। आपको बता देखो एक बात और बताऊं आपको, जैसे हमारा रिलेशनशिप है एक एनवायरनमेंट से, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, हम विदाउट एनवायरनमेंट के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेम टू सेम प्लांट का होता है। भाई एक बात मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को एक बात आप सोच सकते हो, जैसे मान लिया आम का प्लांट है, वो कब फ्लावरिंग करता है, मान लो अप्रैल में करता है, सही है। तो क्या ऐसा होता है कि हमारे इधर के आम के प्लांट अप्रैल में करना है, तुम्हारे इधर जून में करना है, सब अप्रैल में करते हैं। तो उन्हें कैसे पता लगता है अप्रैल आ गया, कोई कहता है क्या कि अप्रैल आ गया फ्लावरिंग स्टार्ट करो, ऐसा तो नहीं कहते। सिंपल सा उनका एनवायरनमेंट से अट्रैक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एयर हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, उसको देख के वो समझ पाते हैं कि अभी इस टाइम क्या करना है। जैसे आपने कभी अपने फादर सुना होगा, अगर आपको फार्मर है तो आपने सुना होगा, जैसे फादर कहते हैं कि मैंने तो एक बार सुना था, मेरे ध्यान तो सही से नहीं है, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अभी सनलाइट कम हो रही, तो क्यों पता नहीं क्या बोल रहे थे, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे बाल नहीं निकलेंगी, ऐसा होता है कुछ। तो इसका मतलब मैं समझ गया था कि एनवायरनमेंट को लेके प्लांट कॉन्शियस होता है और साफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लांट क्या करता है, ये सब चीजें करता है। कह रहे इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड बोलो मत बेटा, डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। आपको बताओ अगर कोई सीड है और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो वो एक स्टेज में चला जाता है जहां क्या आपको बोलते हैं, उसको डोरमेंसी। आपको पता होगा सीड डोरमेंसी बोलते हैं। जैसे आपने धान गेहूं घर पे रखा हुआ होता है तो उस टाइम पे वो कौन सी स्टेज में होता है, डोरमेंसी स्टेज में, मतलब वो ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे उसके बाद तुरंत क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। समझ गए आप लोग। अगले क्या है बेटा, वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रिज्यूम ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फिर से अगर उसको हम टेम्परेचर देंगे, वाटर देंगे, सॉइल देंगे, मिट्टी देंगे, सब कुछ देंगे, तो फिर से क्या करेगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसा एनिमल के अंदर भी होता है, कुछ एनिमल होते हैं इनके अंदर ऐसा होता है कि वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको स्लो डाउन कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है प्रोसेस। वे क्या करेंगे, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेंगे स्लो डाउन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये वही हिसाब हो गया, जैसे आपको रात में नींद आती है तो आप क्या होने लगते हो, इनएक्टिव होने लगते हो, और दिन में आके फिर से एक्टिव हो जाते हो वैसे। लेकिन यहाँ बोल नहीं सकते ऐसे, ठीक है, इसकी तरह है कि यहाँ नॉर्मल सीजन चलेगा। तो वो तो हार्मोन की वजह से होता है। हाँ हार्मोन से होते हैं। कह रहे इन दिस चैप्टर यू शेयर आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट प्रोसेस। दीस फैक्टर आर बोथ इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो सिंपल से आपको पता लगा इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनल फीचर। भाई उसके अंदर कौन से हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। जैसे आप लोग बताओ आपकी ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे, इंटरनल और इंटरनल का मतलब है कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, आपको पेरेंट्स से कौन से जीन मिले हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन कैसा हो रहा है। तीसरा डिपेंड करता है कि आप लोगों का जेनेटिक मेकअप क्या है। ये तो हो गया इंटरनल, हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम वगैरह। अगर एक्सटर्नल की बात करूं तो क्या होंगे कि आप किस हैबिटेट में हो, दूसरा आप लोग कैसा डाइट लेते हो, कैसा पानी पीते हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है चारों तरफ का, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग मान के चलो बेटा कि अगर कोई हम एनवायरनमेंट का ऐसा समझ सकते हैं, एक वेस्ट इंडीज में पैदा हो रहा है कि व्यक्ति, तो वो काला ही होगा,
क्योंकि वो इन्वायरमेंट वहाँ का ऐसा है। अगर कोई इंग्लैंड में हो रहा है तो कैसा होगा, बुरा ही होगा हमेशा, इंडिया में होगा तो एवरेज ही होगा, सही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। अगर आप लोग वेस्ट इंडीज जाओगे मान लिया तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके बच्चे के अंदर असर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आने वाली पीढ़ी उसकी होगी, उसके अंदर और ज्यादा आ जाएगा, और जब वो उसके बच्चा होगा तो फिर वेस्ट इंडीज पैदा होगा, समझ गए, वैसे ही होगा बिल्कुल। तो ये समझ गए, इंटरनल एक्सटर्नल ऐसी प्लांट के अंदर होती है। एक्सटर्नल मतलब एनवायरनमेंट और इंटरनल मतलब उसके हार्मोन। अगली देखो, अब एक प्लांट दिखाया गया है, ये तो आपको पता ही होगा सब कुछ। सीड कोट है, ये सीड है। सीड में आपको पता है रेडिकल होता है, पिलुमिल से होता है, रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है, पिलुमिल से क्या निकलता है, शूट सिस्टम, ये सब पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ग्रोथ की। कह रहे ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। आप लोग बताओ, ग्रोथ क्या एक लिविंग बीइंग का फीचर नहीं है? मैंने आप लोगों से कहा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कोई भी लिविंग होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्रोथ करेगा वही लिविंग होगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको वहां बताया भी था, जैसे माउंटेन्स ग्रोथ करते हैं तो वो लिविंग तो नहीं ना, नॉन लिविंग है। ऐसे आपने देखा होगा पत्थर, स्टोन, क्या वो ग्रोथ नहीं करता है? करता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, भाई सबके घर में संकर भगवान रखे होंगे, देखना 10 साल बाद कितने बड़े हो जाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनमें क्या, लेकिन उनमें एक बात ध्यान रखना, इन चीजों में सब में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और लिविंग में कैसी होती है? कभी भी ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इंटरनल ग्रोथ कैसा फीचर है, तो हमेशा लगाना डिफाइनिंग फीचर है। इंटरनल ग्रोथ कैसा फीचर है? अगर खाली ग्रोथ दिखाए तो कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक। तो डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल, ना कि इंटरनल। अगले कह रहा है बेटा व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell। आप लोग बताओ ये irreversible नहीं होती क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पहले ग्रोथ हो गई उसके बाद फिर से, जैसे कोई लंबा हो गया उसके बाद फिर बौना हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। अगर एक बार कोई लंबा हो गया तो लंबा ही हो रहा रहेगा, ऐसा ना बौना हो जाएगा। और दूसरा, अब ये मत कहना कि सर कोई मोटा था वो पतला हो गया, तो वो तो उसने अपना फैट को कम किया है, अपने आप से किया है, समझ रहे हैं आपको। और दूसरा क्या है, अगर ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं कि सेल बाद में जुड़ जाएगी बस, ठीक है। तो इरिवर्सिबल होती है, एक डायरेक्शन में होती है, और परमानेंट होती है। अगले कह रहा है बेटा जनरली ग्रोथ इज accompanied by metabolic process both anabolic और catabolic that occur at the expense of energy। आप लोग बताओ बेटा ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करता है? एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक। सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी के अंदर जैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है वैसे ही आपका क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था एक कैसा फीचर होता है? डिफाइनिंग फीचर। कैसा होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ रहे हो आप लोग? आपके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, सारी रिएक्शन को मिला के क्या बोलते हैं? 1000 ऑफ रिएक्शन हो रही है, सबको मिला के बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहां कोई चीज जुड़ के एक कुछ बनाए, फॉर्मेशन हो। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब ब्रेक डाउन। जैसे मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था अगर हम रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं? मैंने कहा था वहां कैटाबॉलिक भी हो रहा है। जैसे आपने ग्लूकोज लिया, आपने स्टार्च खाया, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, क्या हुआ? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक हुआ। इसके बाद ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, यानी कि फिर ऐसे ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट एसिड बन गया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कैटाबॉलिक। क्या होगा? कैटाबॉलिक हुआ। उसके बाद आपको बताया फिर एक CO2 निकल जाता है, क्या अवस्था है? एसीटाइल कोई अवस्था है। तो ये कैटाबॉलिक चल रहा है, क्रेब साइकिल होता है, आपको पता है एनर्जी मिल जाती है हमें, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो उतना आप लोग एनर्जी को नहीं ले पा रहे हो, एनर्जी मतलब खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये मैंने कहा था एसीटाइल कोई फिर से कन्वर्ट किसमें हो जाता है? फैटी एसिड में। किसमें हो जाता है? फैटी। और फैट स्टोर होने लगता है, तो वहां वो प्रोसेस कौन सा होगा बताओ? एनाबॉलिज्म। क्या होगा? एनाबॉलिक। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम रेस्पिरेटरी खाली कैटाबॉलिक नहीं है, ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है दैट अकर इन द एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, आपको पता है। Therefore, for example, expansion of a leaf is growth. How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? अब इनने कहा है कि बताओ अगर हम कोई लकड़ी को पानी में डुबो दें, ठीक है, तो वो क्या ग्रोथ नहीं करेगा? बताओ। नहीं करेगा। बताओ। क्योंकि सर वो तो पानी जा रहा है ना उसमें। पानी जा रहा है, लेकिन हम उसको ग्रोथ को मेंशन कर सकते हैं उसमें कि ग्रोथ तो होगी ना। ऐसा तो माउंटेन में भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? सर एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हो रही है। वो एक्चुअली तो नहीं हो रही, ऐसे तो स्टिल नहीं हो रही माउंटेन्स की।
हाँ। लेकिन हाँ सिंपल सा ये बताना, मैं देखो ग्रोथ के लिए मैंने ये भी तो कहा था कि मास बढ़े किसी का, और मास बढ़ेगा अगर वेट बढ़ेगा तब भी हम बोलते हैं ग्रोथ हो रही है। तो लेकिन रियल में नहीं हो रही है, वो तो मुझे पता है भाई, माउंटेन में भी तो नहीं हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है, चीजों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बात है ना। ठीक है, अगले कह रहा है प्लांट ग्रोथ जनरली कैसे होता है, इनडिटरमिनेट होता है। यानी कि आपको बताया कि हम बोल सकते हैं कि प्लांट के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है ग्रोथ करने की। क्या प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड होता है? नहीं, प्लांट ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली करता है। आप जितना प्लांट को काटोगे फिर से ग्रोथ कर लेगा उतना ही, यानी कि वो लगातार ग्रोथ करता है। लेकिन हमारा ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम पे आके रुक जाता है। लेकिन ध्यान रखना सेल डिवीजन नहीं रुकता है, सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। हाँ कुछ जगह रुक जाता है, हमारी हार्ट सेल हो गई, नर्व सेल हो गई, ज्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं। लेकिन हमारी जो डेड सेल होती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, हमारी सेल में हमारी सेल डिवाइड करती रहती है लेकिन ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है बेटा। देखो इस चैप्टर में खाली देखो इतनी बातें इसमें लिखी हैं, इतनी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, एनाटॉमी पढ़ा चुका हूँ, ये सब मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूँ सब चीजें जो आपको भी बता रहा हूँ। बस ऐसे मामले चैप्टर क्या है, एक निचोड़ है, बहुत सारे चैप्टर होगा। दूसरा आप लोग मान के चलो यहाँ नई चीज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हार्मोन्स, जो हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे, जिबरेंस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोकाइन के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता है। देखो क्या कह रहा है, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। कैसा होता है, यूनिक। आप लोग यूनिक जानते हो क्या होता है, क्या होता है तो क्या नया, मतलब सर कुछ अलग सा है। अलग यूनिक और होता है, यूनिक मतलब अलग सा। कह रहा है यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। कह रहा है दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। मैं आपको बता भी चुका हूँ बेटा, यहाँ सुनो, अगर आपको भी ध्यान ना हो तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक बार। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लांट होता है उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सही, एक बार मैं लिखवा दूं अगर आपको लिखा होगा, बताओ ये पूरी कहानी क्योंकि यहाँ आएगी, मुझे लग रहा है ये आएगा सब। ठीक है, तो आप एक बार समझ लो थोड़ा सा, जिससे आपको आ जाओ, क्योंकि सिलेबस तो डिलीट हो गया है लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। यहाँ देखो आप लोग थोड़ी देर, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये चैप्टर डिलीट तो कर दिया हमने सेकेंडरी ग्रोथ वाला, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। ये देखो बेटा, अगर हम बात करें कि प्लांट जो ग्रोथ करता है वो क्यों करता है कॉन्टिन्यूस, तो मैंने कहा एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। इसमें एक होता है बेटा तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टम। कौन सा होता है, ये 3 टाइप के मेरिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब आप लोग एक बार सुनो मेरी, ये उल्टा से कैसे जा रहा है, तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, जो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम होता है ये पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट टिप और शूट टिप पे। कौन सा कहाँ होता है, प्रेजेंट इन रूट टिप एंड शूट टिप। यानी कि एक तो होगा रूट टिप पे बिल्कुल टॉप पे, और एक होगा शूट टिप पे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये किस में हेल्प करेगा बताओ, ग्रोथ में तो करेगा, ये तीनों करेंगे ग्रोथ में, लेकिन लेंथ में
लेंथ बढ़ाने में, ठीक है। दूसरा बेटा इंटरकैलरी कहाँ होता है, तो ये होता है इंटरनोडल पोर्शन पे, जहां दो नोड होती है उनके बीच में। जैसे आपने देखा एक कोई बकरी है वो घास खा ले तो वो घास वहीं से ग्रो कर जाएगी, तो वहां पे कौन सा होता है, ये वाला इंटरकैलरी। मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट इन, कहां पे होता है बेटा, इंटरनोडल पोर्शन पे। इंटरनोडल समझ रहे हैं हम लोग हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक प्लांट होता है और प्लांट में ऐसे नोड होती हैं, तो ये वाला पोर्शन में होता है, ठीक है। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, क्या बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा, ये बनाता है, मैं सोच सकता हूँ वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनाता है, ये होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में, पता होगा आपको। और इसको हम बोल सकते हैं ये बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम। ये मैं बोल सकता हूँ कैम्बियम रिंग बनाता है। क्या बनाता है, कैम्बियम रिंग। ये बात समझे आप लोग। अब बेटा आप लोग बताओ, जो ये वाले दोनों मेरिस्टम होते हैं, यहाँ देखो ये प्लांट में करवाते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या करवाते हैं, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि ये इंक्रीज इन लेंथ में इंक्रीज करवाएंगे। किस में करवाएंगे, इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि प्लांट की लेंथ में प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे। और जो ये वाला होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सेकेंडरी। किसके लिए होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, गर्थ। गर्थ मतलब मोटाई बढ़ाना, सही है। दूसरा अगर आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ आपको दो टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकॉट और बेटा मोनोकॉट प्लांट कौन सी यूज करते हैं, खाली प्राइमरी ग्रोथ, और डाइकॉट कौन सी करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ देखो ये तीनों मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे डाइकॉट प्लांट में। किसमें होंगे, डाइकॉट प्लांट में। और ये दो मेरिस्टम किसमें होंगे, ये वाला और ये वाला। कैसे देखो, ऐसे लिखता हूँ। देखो अगर हम इनकी बात करें, ये दोनों तो किसमें होंगे, मोनोकॉट। यानी कि मोनोकॉट में ये वाला एब्सेंट होता है, तभी तो मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। कैसे रहते हैं, बहुत पतले रहते हैं, क्योंकि ये वाला क्या होता है, एब्सेंट। तो एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये कहानी पूरी समझ में, बताओ ये पूरी कहानी है बस। अगर ये वाला है लेटरल मेरिस्टम, ये सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं इसको, तो अगर ये है तो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और अगर ये नहीं है तो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई में नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मोनोकॉट प्लांट कैसे रहते हैं, पतले रहते हैं। पतले का मतलब जैसे आपने देखा होगा धान का, गेहूं का, या आपने गन्ने का देखा होगा, पतले प्लांट होते हैं। एक आम देखो पाकड़ का, आम का, बरगद का, ये सब डाइकॉट प्लांट है, क्योंकि ये मोटे मोटे, इनके अंदर ये वाला मेरिस्टम है लेटरल। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है, ये वाला करवाता है। और प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाता है, ये दोनों। अब समझ गए आप लोग पूरी कहानी, लिख लो अगर किसी को लिखना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हट गया आपके पोस्ट से, सब रीड कर दिया इन्हें, वरना एनाटॉमी सब में पढ़ाता है। अब एनाटॉमी में क्या करती है, खाली डायरेक्ट टिश्यू पे आ जाते हैं वो लोग, इसके बारे में कुछ नहीं बताते। और कल अगर आपका टेस्ट हुआ तो इसका होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है। अगर हुआ कल तो आपको 100 मार्क्स कर दिया जाएगा, और सब बच्चे बेटा प्रेजेंट रहना टेस्ट में, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी 6 चैप्टर है, आप लोगों को एक साथ टेस्ट ले लेना पूरा, ठीक है। और आप लोग मेहनत से पढ़ के तब आना।
लिख लिया? और बेटा आप लोग का फर्स्ट ईयर चैप्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना 1-2 मंथ तक, ठीक है? क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, जिससे आपको पूरा कवर करना है एक चैप्टर को, ठीक है? और जब ये कवर हो जाएगा इसके बाद आपका 12th में करवाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर को बस इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि 12th पढ़ रहा है तो फर्स्ट ईयर पूरा भूल जाओ। और मैं बार-बार कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ चैप्टर ज्यादा है फर्स्ट ईयर में। आपके 12th में चैप्टर है ऐसे होंगे, मुझे लग रहा है 14-15 होंगे 12th में। 3 6 अगर को 6 2 8 और 4 12 13 14 चैप्टर है। और इसमें कितने 21 वाइज हैं? हाँ जाओ। इसमें कितने? इसमें मुझे लग रहा है कि ज्यादा चैप्टर नहीं है। अरे ऐसे जोड़ लो, 4 3 7 3 10 3 13 और 13 और 13 7 वो 6 19 चैप्टर होंगे इसमें। और उसमें 14 है लेकिन सरल है सब, खाली जेनेटिक्स छोड़ के। सही है? जेनेटिक्स में टाइम लगेगा जो आपका जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। बकायदा थोड़े चैप्टर ऐसे चैप्टर है कि मैं 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा अगर मैं चाहूँ तो। इकोसिस्टम के हर चैप्टर करवा दूंगा, इकोलॉजी के। इसके बाद तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर हल्का सा, माइक्रो छोटा सा है। हाँ तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट है ना, इंपॉर्टेंट उसमें भी होता है, लेकिन है आसान क्लास में फर्स्ट ईयर से, ठीक है? तो आप लोग फर्स्ट ईयर को बार-बार रिपीट करना 2 मंथ तक, 11 दिसंबर तक। 12th खाली यहीं पढ़ते रहना और घर पे बैठ के क्या करना है, फर्स्ट ईयर रिवाइज करना है। ये गलती से मत करना कि भूल जाओगे फर्स्ट ईयर सारे चैप्टर। हाँ लिख लिया ये? ठंड बढ़ने लगी है, सब लोग कपड़े पहन के आओगे, वरना आप लोग खांसी आ जाएगी। देखो खांस रहा है बच्चे, कौन खांसा? और जो खांसेगा अगर मुझे कपड़ा पहनने को नहीं मिला उससे घर फोन कर दूंगा। अच्छा मैं दिलवाऊंगा उसे कपड़े। तो खांसो, चलो ऐसा मार्केट चलो पढ़ोगे। क्योंकि ठंड अब आ गई है और अगर अभी आप लापरवाही करोगे तो पता है आपको क्या आएगा, फीवर आएगा। आ चुका तो सही है, तुम्हारा घर में पहनो कपड़े। और मुझे लगता है जो बच्चे गांव से आ रहे हैं पता होगा ठंड कितनी बढ़ रही है भाई। अभी तुम 5 किलोमीटर उससे जाओ बाइक से, पता लगेगा ठंड कितनी है। साइकिल से नहीं, बाइक से करो। ये जो बच्चे ट्रेन से आते हैं आपको पता होगा, ट्रेन में बैठते होगे हवा लगती होगी, ठंडी है। तो आप लोग आओ, जापा बोल के टाइम आ गया। चलो पढ़े हो, ये हो गया। चलो बेटा ये खाली आपको टिश्यू के बारे में समझाया था, जो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई बात करे प्राइमरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की, तो हम बता पाओगे, ठीक है? चलो अगले आते हैं। इसीलिए मैंने आपको समझाया जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, तो समझो। अब आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ पे देना? यहाँ पे देना। देखो ये कह रहा है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। अब बोलो मत बेटा, कह रहा है दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। उनके पास कौन सा टिश्यू होता है?
मैनेजमेंट टिश्यू होता है, इसलिए वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। कह रहे बेटा सेल ऑफ सच मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ perpetuate the product, however soon lose the capacity to divide and such cell make up the plant body। ऐसा भी होता है, कुछ सेल डिवाइड करना बंद भी कर देते हैं और कुछ सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयरइन न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। कह रहे हैं व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम ceases to divide, does that ever happen? तो आप लोग बताओ क्या होगा अगर क्या होगा? सर मेरिस्टम अगर डिवाइड करना मतलब बंद कर देगा तो ग्रोथ हो जाएगी, मेरिस्टम टिश्यू से ग्रोथ हो रही है। कह रहे हैं अर्ली क्लास में हैव स्टडी अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम, लेकिन आपका सिलेबस ही कट गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, जो रूट टिप पे होता है, शूट टिप पे होता है, उसे क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टम। अगले कह रहे हैं बेटा यू नो दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा था ये, इसीलिए मैं लिखवाया था आपको। बेटा आप लोग बताओ, अब आपको सब पता होगा। देखो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, तो आप दो मेरिस्टम बताना, एक तो एपिकल मेरिस्टम और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। बोलो मत, जो मोनोकॉट में भी होता है और किस में होता है? डाइकॉट, दोनों में होता है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ तो प्लांट करता ही करता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट का लंबाई में बढ़ना, पहले लंबाई में बढ़ता है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो कौन सा प्लांट होता है? डाइकॉट, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पास लेटरल मेरिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कैम्बियम रिंग उसके पास नहीं होती है, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। यू आल्सो नो दैट इन डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म द लेटरल मेरिस्टम, इनके पास क्या होता है? ये बताया था आपको भी, लेटरल मेरिस्टम होता है। और कह रहा है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम appear later in life. These are the meristem that cause the increase in the gut, मतलब होता है मोटाई में of the organ in which they are active. This is known as secondary growth of the plant. तो इस सिंपल सा था प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने आपको टेबल बना के समझा दिया कि डाइकॉट प्लांट होगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास लेटरल मेरिस्टम होगा, और लेटरल मेरिस्टम क्या करता है बेटा? कॉर्ड कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम को बनाता है। अच्छा मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि बताओ जाइलम और फिलोएम के बीच, जिसके बीच कैम्बियम रिंग होती है, उस ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं, सही है, ओपन बोलते हैं, ओपन कॉन्जॉइंट बोलते हैं। और अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं? क्लोज कॉन्जॉइंट, सही है, वही बात चल रही है। अगर ओपन होगा तो वो कौन से प्लांट में होगा? डाइकॉट में, क्योंकि कैम्बियम रिंग होगी, और क्लोज में कैम्बियम रिंग क्या होगी? एब्सेंट होगी, और वो किस में होगा? मोनोकॉट में। क्लियर है? ठीक है। अब अगले कह रहा है ग्रोथ इज मेजरेबल। हाँ तो क्यों नहीं है भाई, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लीफ का साइज देख के, प्लांट की हाइट देख के बता सकते हैं। तो कह रहा है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू द मेजर डायरेक्टली। आप लोग बताओ, एक बात सही है बिल्कुल। अगर सेल ग्रोथ कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म उसका बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते भाई। आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितने सेल है? नहीं पता है ना। लेकिन हम लोग कुछ चीजों को देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। जैसे आप नानी के जाते हो तो नानी क्या कहती है? कहते हो बड़े हो गए। हालांकि वैसे तो नहीं कहती होंगी कि बहुत मोटे हो रहे हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, थोड़ा तुम्हारा खा रहा है क्या? तो मेनली ये तो नहीं कहते। अच्छा एक माँ बाप भी होते हैं, तुम सपोज मानो कि बच्चा सही है, ठीक ठाक है, खाना खा रहा है, तो वो कभी मना नहीं करेंगी ना। वो ये कहेंगे तू खाना ज्यादा क्यों खा रहा है, वो बल्कि और चुपचाप देती रहेंगे, ज्यादा खाओ कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा खाओ, है ना। तो अब ज्यादा इतना ही मत खाओ, बॉडी को ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये माँ बाप ये तो नहीं कहते कि हमारा लड़का वृद्धि कर रहा है, लेकिन कभी 3-4 साल में जाते हैं तो ये कह देते हैं बहुत जल्दी में, ये तो बहुत बड़ा हो गया, कहते नहीं कहते हैं? ऐसा ये कहते हैं। अच्छा इसके बाद एक सब कहते होंगे शादी करवा दे इसकी है, हर बात में शादी में कर देते हैं कि शादी लायक हो गए। अच्छा सही है, तो करो शादी, क्या दिक्कत है भाई, टाइम हो गया हमारा। चलो जब देखो पढ़ाई कर लो, बनी शादी नहीं कर रहे हो। अगले देखो आप लोग ये बताओ, प्रोटोप्लाज्म समझ रहे हो? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है?
साइटोप्लाज्म और डिप्लोप्लाज्म, ओवरऑल को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कह रहा है बेटा ए डायरेक्टली वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी व्हिच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर सम ऑफ व्हिच आर इंक्रीज। अब देखो बेटा यहाँ देखो हम लोग क्या क्या देख के बता सकते हैं, जैसे पहला बता सकते हैं हम लोग क्या देख के बेटा, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, अगर इसका वेट बढ़ रहा है बता सकते हैं। दूसरा ड्राई वेट देख के बता सकते हैं, लेंथ देख के बता सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। You may find it amazing to know that one single mesh root जो होता है एपिकल मेरिस्टेम can give rise to more than 17,500 न्यू सेल पर घंटा। सोचो एक घंटे में 17,500 न्यू सेल बन जाती हैं एक घंटे में। और वाटरमेलन का उसका इससे हो जाता है, कह रहा है वेयर सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। सोचो इतना टाइम, इतना गुना ज्यादा किसमें होता है, वाटरमेलन में। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वाटरमेलन कितनी ज्यादा दिन की नहीं होती है, कितने दिन की होती है, 2-4 महीने की होती होगी। तरबूज की खेती, और 2 महीने में तो कितना मोटा हो जाता है, इतना मोटा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका लगातार सेल तेजी से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। कह रहे इन द फॉर्मल ग्रोथ इज, बेटा इन दोनों पर कर लो, ये वो पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है कभी भी। और कह रहे हैं द लेटर एक्सप्रेस ग्रोथ है इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल व्हाइल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ and increase in surface area denote the growth dorsoventral leaf। तो आप लोग पोलन ट्यूब की लेंथ देख के बता सकते हैं ग्रोथ हो रही है, लीफ का साइज देख के बता सकते हो कि लेंथ देख के बता सकते हो कि इसमें ग्रोथ हो रही है, कोई एरिया देख लो, वॉल्यूम देख लो, अरे ओवरऑल साइज देख के हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सही है। अब आता है बेटा फेज ऑफ ग्रोथ, क्या आता है, फेज ऑफ ग्रोथ। तो कौन कौन से ग्रोथ के फेज होते हैं वो समझते हैं। अभी यहाँ तक कोई बात तुम्हें कठिन नहीं लग रही होगी, नॉर्मल सी कहानी है इस चैप्टर की, मैं कल या परसों में खत्म कर दूंगा, ठीक है, 2 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं होगा उसमें। यहाँ देखो क्या है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। कितने फेज होते हैं, 3। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है मैच्योरेशन। हम लोगों ने तीनों फेज कहाँ पढ़े थे बताओ, मॉर्फोलॉजी में, जब हम रूट की पढ़ रहे थे, रूट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने तो नहीं बताया था। पहला होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो ऐसे यहाँ पे 3 फेज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप, द कांस्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले कह रहा है कि प्लांट है कोई, उसके रूट टिप पे और शूट टिप पे लगातार कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो लगातार सेल को डिवाइड करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मैंने आपको जब रूट का पोर्शन पढ़ाए थे 3 जोन होते हैं, तो उसमें सबसे नीचे वाला हमने देखा था, तो क्या लिखा था, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि वहां पे लगातार कॉन्टिन्यूस सेल क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। अगले कह रहे हैं सेल इन द रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म पॉसेस लार्ज कॉन्सिफिकस न्यूक्लियाई होता है, देयर सेल वॉल आर प्राइमरी, नेचर कैसा होता है, प्राइमरी, क्योंकि परमानेंट नहीं होता है। थिन एंड सेलुलोजिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। और कह रहा है सेल प्रोक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। और मैं बोल सकता हूं कि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है उसके जस्ट पास वाला जोन कौन सा होता है, प्रोक्सिमल होता है, पास वाला, ठीक है, और डिस्टल वाला क्या होता है, दूर वाला। तो पास कौन सा होता है, इलोंगेशन। अब आप लोग खुद बताओ बेटा क्यों नहीं होगा, मान लीजिए रूट है, इसका ये वाला हिस्सा क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो ये सेल लंबाई में बढ़ेगा ना, वो ये रूट लंबाई में बढ़ेगा, तो सेकंड पोर्शन होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब क्या होता है, लंबाई में बढ़ना, तो सही। तो बेटा कह रहा है यहाँ पे इलोंगेशन इंक्रीज वैक्यूलेशन एंड सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाई द पोर्शन ऑफ एक्सिस व्हिच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन। और इसके बाद क्या होता है, सेल के अवशेष हो जाते हैं परमानेंट, कैसे हो जाते हैं। और अगले हम बोल सकते हैं कि कह रहा है सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडी इन अर्ली क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज। तो आपने ये सब बात करना है एनाटॉमी की, लेकिन वहां पे डेट हो गया इसलिए आप लोग पढ़ नहीं पाए नीचे से, लेकिन वैसे सबको दिया था। सिंपल टिश्यू कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, सिंपल में कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, सब कुछ था। परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, ठीक है, ये सब कुछ था।
अगले आएगा हमारा ग्रोथ रेट। क्या आएगा? ग्रोथ रेट। तो इसे पढ़ें ग्रोथ रेट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लो इसे बेटा। इस बार हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ रेट को। ये पानी है ठंडा कहाँ से गया सांसी करवाओगे लेकिन क्यों मत आएगी बहुत ठंडा है तो कहीं ऐसा ना हो तो मैं पी तो रहा हूँ कल को आवाज नहीं आती ये क्लास हो गई इसमें जैसे क्लास होगा तीनों का आएगा नहीं तो आपकी क्लास में टेस्ट होगा। सुबह से आऊँगा पहले से आऊँगा पहले केमिस्ट्री होगी इतनी जल्दी जाऊँ रात सही क्या? कितने दूर से आते हो? कितने किलोमीटर है? 15। चलो चले जाऊँ करता हूँ। चलो बेटा अब हम लोग आते हैं ग्रोथ रेट पे। ठीक है पहले बताओ मुझे ग्रोथ रेट क्या होता है? मतलब एक टाइम पीरियड में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। अब प्लांट में दो टाइप से होता है, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है बेटा अर्थमेटिक का मतलब ये होता है एक सेल है उसने डिवाइड किया कितने बन गए? 2। अब 2 जो होंगे उसमें एक हो जाएगा परमानेंट और एक कंटिन्यू डिवाइड करेगा, फिर बनेंगे 2 तो ये कैसा हो जाएगा? परमानेंट और फिर से डिवाइड करेगा। ये वाला जो स्लो होता है थोड़ा कौन सा होता है? अर्थमेटिक। जियोमेट्रिक का मतलब होता है कि लगातार जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तो वो कौन सा होता है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया देखो ये है जो डार्क ब्लू से कौन सा है डिवीजन कर रहे हैं और ये वाले कौन से हैं जो परमानेंट हो गए। ठीक है जो स्मॉल वाले। अब देखो यहाँ पे यहाँ देखो बेटा ये सेल है ये तो परमानेंट हो गया। अब ये वाला कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, इसने 2 सेल बनाए एक परमानेंट पहले से तो ये कितने हो जाएंगे बताओ? 3 हो जाएंगे। इसमें एक देखो 2 ये परमानेंट हो गया और एक बचा, एक ने फिर कंटिन्यू किया। अब एक करेगा 2 फिर से बनाएगा ये वाले तो इसमें देखो ये परमानेंट हो जाएगा ये ग्रोथ करेगा और ये 2 पहले से। ठीक है इसके बाद फिर ये 2 बनाएगा ये तो ये परमानेंट करेगा और ये कैसा होगा? सॉरी ये ग्रोथ करेगा ये परमानेंट हो गया 3 पहले से हो गया। ठीक है तो ये वाला कौन सा है बताओ? जियोमेट्रिक का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लगातार डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। जो बहुत तेजी से होती है सही है उसे बोलते हैं। तो पढ़ने इसे बताओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ देखो। कह रहा था इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट, thus rate or growth can be expressed mathematically। आगे कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल एंड वैरायटी ऑफ वे। यहाँ पे देखो एक बात और ध्यान रखना बेटा आप लोग यहाँ पे 4 चीजें याद रखना बस खाली। एक तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना ये वाला इक्वेशन आपसे कभी सॉल्व नहीं करवाएगा क्या लिखा हुआ है ये वाला सही है। इस तरह ना लो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन एक आ ही जाता है सर एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। एक ये वाला ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है कौन सा है ये वाला। और एक आपको याद रखना है बेटा इसी चैप्टर में है सर इसमें नहीं होगा है ना। हाँ तो ये 2 आपको ध्यान रखने हैं ठीक है। हाँ ग्राफ भी और ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछ चुका है वो। ये पता है क्या पूछता है यहाँ पे ये देखो बेटा देखो आप लोग यहाँ पे खाली ये पूछेगा कि बताओ ये जो 3 फेज हैं ये वो दे देगा A B C। जैसे यहाँ लिख देगा A यहाँ लिख देगा B और यहाँ लिख देगा C। अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फेज कहाँ पे लिखें। A पे कौन सा आएगा B पे कौन सा आएगा और C पे। तो A पे कौन सा आता है लेग फेज
बी पे कौन सा है जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद कौन सा आता है स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई बार उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से, तो ये ध्यान रखना और दो क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, तो क्या क्या लिखा होगा देखो बेटा, यहाँ देखो कह रहे थे ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। दो टाइप्स हो सकती है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक टाइप्स हो सकती है। कह रहा है एन अरिथमेटिक, कह रहा है इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर क्या हो जाएगी बेटा डिफरेंशिएट या फिर मैच्योर। तो मैंने ये तो कहा था आप लोगों से, मैंने कहा था माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, एक से दो बनेंगी। अब एक से दो बनी तो आप लोग बताओ, एक हो जाएगी कैसी परमानेंट और एक अगली क्या करेगी कंटिन्यू डिवाइड। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अगली क्या है बेटा द simplest expression of the arithmetic growth is exemplified by a root elongation at a constant rate। आप लोग बताओ जब elongation होता है तो वहां पे आपको पता होगा कि हमारे सेल परमानेंट भी तो होते रहते हैं, इसीलिए उस जोन का नाम क्या था लास्ट वाले का elongation के बाद जोन ऑफ मैच्योरेशन, सही है, वहां पे ही होता है। कह रहा है ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम आर लिनियर कर्व इज ऑब्टेन मैथमेटिकली। हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ याद मत रखना, खाली याद रखना बस, ये मैथ नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि आपको सॉल्व करना है, आप रट लो खाली बस। और बताओ एक आपसे वो वाली हमेशा पूछ जाती है, जैसे हम लोग वहां पढ़ेंगे इकोसिस्टम में पढ़ेंगे वो एक k माइनस एन अपॉन के है ऐसा कुछ, और एक मैं अभी भूल रहा हूँ उस टाइम पे। हाँ दो होती हैं, हाँ एक होता है वो वाला इसमें कैरिंग कैपेसिटी आता है और एक होता है विदाउट कैरिंग कैपेसिटी होता है वहाँ पे। तो कैरिंग कैपेसिटी में वो आता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या आता है, चलो होगा कोई बात नहीं, वहां देख लेंगे करके भाई नहीं। kn माइनस एन अपॉन एन अपन के है ना एन होता है dt अपॉन अरे dt अपॉन dn इक्वल टू rn और ब्रैकेट में kn माइनस एन अपॉन k, ऐसा कुछ है ना, यही है फिर मैंने बताया dn अपॉन dt, दूसरी वाली में n के हो जाता है rn k माइनस एन अपॉन k, ये है, ठीक है। तो वो दो क्वेश्चन और दो ही है बेटा, ये चार में से एक 100% पेपर में आती है, लास्ट ईयर भी आई थी वही वाली थी कैरिंग कैपेसिटी वाली, तो चार में से कितनी आएगी एक। तो आपको सिंपल से ये यहाँ तो एक मतलब नहीं कि क्या है सर, ये खाली याद कर लो बस कि एल टी इक्वल टू एल नॉट बोलते हैं इसमें, ये जीरो सॉरी हाँ नॉट प्लस आर टी बस। अरे जीरो का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ जीरो स्टार्टिंग से, मतलब सही है। तो एल टी का मतलब क्या होता है लेंथ एट टाइम, यानी कि टाइम टैग कितनी है, और एल जीरो का मतलब क्या है लेंथ जीरो टाइम से इनिशियल कितनी थी और वैकेंसी फाइनल, ठीक है। और आर का मतलब क्या है बेटा ग्रोथ रेट कितना है, और टी का मतलब टाइम ही है, समझ गए। तो ये आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए नहीं आएगी, यहाँ खाली वो पूछेगा कौन सी ठीक है। वो कैसे पूछता है, एक ऑप्शन में रख देगा, एक ऑप्शन रख देगा L0 इक्वल टू LT प्लस RT ऐसे कर देगा, RT प्लस इधर कर देगा, इतना आपको बताना होता है बस खाली, ठीक है। तो देखो अगली क्या कर रहा है, कह रहा है लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ इन मोस्ट सिस्टम। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लैग फेज, स्टार्टिंग क्या होता है बेटा स्लो होता है, ये ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कह रहे हैं एंड इट इंक्रीज रिपीटेडली देयर आफ्टर at an exponential rate log or exponential phase. Here both the progeny cell forming mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. मतलब सिंपली से यहाँ पे क्या होता है, सारे सेल क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, एक से दो, दो से चार, उस टाइप का होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं ना, बोल सकते ये इस टाइप का होता है ना एक्सपोनेंशियल, लगातार जो बहुत तेजी से हो रहा हो। सर एक लॉजिस्टिक होता है, एक लॉजिस्टिक होता है उधर वाला, हाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मैं बता रहा था कैरिंग कैपेसिटी dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, वो इसी का था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, सब आप उधर मान जा रहा है, इधर ही है ना, क्या है एक्सपोनेंशियल रेट। Here the both the progeny cell forming mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do. However, with limited nutrient supply, the growth slow down leading to a stationary phase. अब ये कह रहा है यहाँ तीन फेज होते हैं, बस ध्यान रखना। पहला फेज स्लो होता है, फिर बहुत तेज होता है, फिर कैसा होता है स्लो होता है। स्लो मतलब लिमिटिंग कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है लिमिट रिसोर्स बचते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा फेज आता है स्टेशनरी फेज। तो आप लोग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का यही ग्राफ है, मतलब इससे क्वेश्चन अपनी सामने करना चाहिए, खाली ये पूछेगा ए ऐसे देख लो आप लोग, बी और सी, सही है। ये आपसे लेबलिंग कराएगा वो खाली बस,
कि बताओ यहाँ पे ए पे कौन सा होगा, बी पे। टेस्ट में तो 100% आएगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ ना, आएगा तो आएगा, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि कहीं से भी टेस्ट लाओ ये क्वेश्चन जरूर होगा इस चैप्टर का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं छोड़ नहीं सकते ना, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकते आप लोग। अगले कह रहे हैं स्टेशनरी फेज इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम बी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड। इसका आपको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कर्व। ऐसे नाम भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा कर्व बनता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है। उसमें कौन सा बनता था, लीनियर, और इसमें कौन सा है, सिग्मॉइड। तो लिख लो आप लोग इसको, अंडरलाइन करो बेटा, सिग्मॉइड या इसका। कह रहे हैं आ सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये बात सही है बिल्कुल भाई, हमारा जनसंख्या ग्राफ कैसा है, ही तो है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है, पहले क्या था, स्लो हुआ होगा, इसके बाद एकदम से बहुत फास्ट। अब कैसा होगा, हो रहा है, इस वाली कंडीशन आने वाले हैं, समझ रहे हो, स्टेशनरी। क्योंकि लोग समझ में आ गया है कि बड़ा परिवार, नहीं बड़ा परिवार दुखी परिवार, सही है, और छोटा परिवार। तो ये सिंपल सा कह रहा है कि लिविंग सिस्टम में जो ग्रोथ का पॉपुलेशन वो ग्राफ है वो यही वाला है इसका। आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है वो मुझे लग रहा है कि 1950 से बाद में बढ़ी है, और अभी 2010 तक। अब 2015-16 में समझदार लोग हो रहे हैं करके, वो समझने लगेंगे छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार सुखी परिवार, इस वजह से बच्चे कम हो रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बेटा ऐसा होने वाला है कि अब जनसंख्या कम होगी लेकिन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब हर आदमी समझदार हो गया है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो अगर पॉपुलेशन की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था वो गांव के लोगों ने दिया था बढ़ाने में, है ना, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे। पहली बात, आपको क्या लगता है पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर हम किताब को छोड़ दें तो? सबसे पहला रीजन ये है अनएजुकेशन, सबसे पहला। दूसरा मैं बोलूंगा पता है सबसे बड़ा क्या रीजन है, दूसरा है बेटा मैं क्या, हाँ, बाल विवाह। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था पहले के जनरेशन में। और तीसरा था संसाधनों की कमी। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा इंडिया का। और ये हम सब लोगों का एक, मैं समझाऊंगा ये जब प्रश्न पढ़ाऊंगा 6 डिटेल में समझाऊंगा आपको, ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इसको हम सही, अब ये मत करना सर हमारे करने से क्या हो जाएगा, सब करोगे तभी तो ऐसा होगा। ये 3 रीजन क्यों थे, आपने देखो ये बात सुनी होगी पहले, अनएजुकेशन। अब एक बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम था कि लोग एजुकेट नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि, उन्हें लगता था कि यार पता नहीं भगवान की देन है, हो रहा है क्या करूं मैं उन्हें पता ही नहीं, खुद ही कर रहे हो, ठीक है। पहला ये रीजन था। उन्हें पता नहीं था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे रोकें। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए कि गांव में ऐसे एग्जाम्पल आज भी हैं कि अगर एक बच्चे की शादी हो रही तो उसका भैया पैदा हो गया, ठीक है, धोखे से। तो ये होता है। दूसरा क्या था, बाल विवाह। आपने देखा पहले बाल विवाह होता था, आपके फादर से आप लोग पूछना घर पे जाके कितने एज में शादी हुई, तो आप वो कहेंगे हमारी तो ऐसे हो गई थी 15-16 था, ऐसे बोलते होंगे ना। आप पूछ सकते हो कि कौन सी एज में शादी हुई थी, आपकी मम्मी की तो 12 साल की एज में हो गई होगी। आपने पहले सुना होगा कि 3-3 साल बाद में लेने आते थे, सुना है आप लोगों ने? अरे सुन तो नहीं, घर वाले कुछ तो नहीं कहते कि शादी हो गई इस साल और 4 साल बाद वाइफ आएगी, वो वहीं रहेगी शादी का। अगर अब ऐसा हो जाए तो क्या हो बताओ, हैं? लड़का वही रहने लगेगा और एक काम के तो वही बच्चे हो जाएंगे, घर पे भी नहीं आ पाएगी। आजकल तो जाना है चल रहा है, कैसे रुक पाएगा भाई, 10 दिन तो रोक नहीं पाते हैं घर को। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम पे कि प्रॉब्लम ये थी कि बाल विवाह होता था। अब वो बेचारे क्या करें, 15 साल में तैयार हो गए, क्या करें, तो यही कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे। हाँ ठीक है। तीसरा संसाधन की कमी। संसाधन का भी बहुत बड़ा रीजन था। लोगों की अगर 100 बीघा जमीन हम सोचते थे कैसे करेंगे, एक लड़का कैसे करेगा, गन्ना छीलेगा या धान काटेगा, मजदूर थे नहीं उस टाइम, मजदूर नहीं थे, दूसरा संसाधन नहीं थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक लड़का 100 नहीं 500 कर रहा है आराम से, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया, हर साधन आ गए। तो सिर्फ ये 2-3 रीजन थे जनसंख्या बहुत। मैं डिटेल में बात करूंगा रिप्रोडक्शन में, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको समझाऊंगा अच्छे से आपका क्या फर्ज बनता है। चलो अगले देखो कह रहे हैं कैन यू थिंक मोर सिमिलर एग्जांपल। अब ये सब मैंने आपको बता चुका हूं, अब आप लोग ये याद कर लेना W1 = W3 e⁻RT। तो कह रहा है W1 का मतलब क्या है, फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर, ये सब का। W0 मतलब इनिशियल साइज, R का मतलब क्या है बेटा, ग्रोथ रेट, T का मतलब क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ, और E का मतलब क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉ। लॉ जानते हो क्या होता है, फिजिक्स में लगाते होगे ना, मैथ में लगाते हैं, सब में आता है।
मैं तो भूल भी गया लोग क्या होता है। और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा आता है। मुझे सबसे ज्यादा जो परेशान किया था फिजिक्स में, पता किसने किया था? मुझे किया था सबसे, मुझे कभी समझ में नहीं आया, पता वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये मुझे कभी पल्ले नहीं पड़े, इसमें हो गया कर रहा है। मैं रट लिया था काम चलाने के लिए, लेकिन भाई कब तक रटोगे इतना कि काम कब तक चल जाएगा। लेकिन मुझे कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में नहीं आई है क्या, ये बड़ा रीजन था मेरा फिजिक्स पढ़ने का। और दूसरा क्या होता है, देखो हर बच्चे को रुचि होती है, मुझे रुचि थी, लेकिन मैं कभी फॉर्मूला फिट नहीं कर पाता था। याद था फॉर्मूला की फिट, लेकिन फिट कैसे करना है वो समझ नहीं आता था कि कहाँ फिट करें इसे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि आंसर आ भी गया, मतलब जो आया वो ऑप्शन में था, लगा दिया, 4 नंबर पक्के से और मारना है, लेकिन देखा तो उसको और अगले बढ़ाना था, और दूसरा ऑप्शन था वो भी था उसमें। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन गलत में तो लगा, फिर यार छोड़ी, तो मुझे तो आप लोग मेहनत करो बेटा, आप लोगों को ये सब नहीं करना है, ठीक है? आप लोग पढ़ो, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है? चलो यहाँ तो बायोलॉजी का पढ़ना है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अगले कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज आल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट। अब मैं यहाँ पे ये आपको बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग बेटा, एक होता है आपका रिलेटिव ग्रोथ और ये कौन सा ग्रोथ होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ। ये क्या होते हैं वो समझो, इसका फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको लिखा है शायद। एक होता है जैसे मान लीजिए एक होता है रिलेटिव ग्रोथ और एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। मैं 2 लीफ बना रहा हूँ। एक लीफ ये है, सही है, और एक लीफ कौन सी है? ये है। ये तो एक साइज की जरूरी है आपको, लेकिन ये बड़ी छोटी है, ठीक है? मान भी करो क्या बन रहा है? चलो मान लो लीफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेटा, जो इसका है ये, इसका इनिशियल जो है ये कितना है? मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है? और इसने जो फाइनल ग्रोथ दी है ये वाली, ये की है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही? और इसका जो इनिशियल है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो फाइनल है वो कितना है? 55। ये बात समझे आप लोग? क्या है, मैंने ये कहा इसका इनिशियल कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं लिख दूं यहाँ पे इनिशियल, और इसका ये फाइनल कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका इनिशियल कितना है? 50 और फाइनल कितना है? 55। अब आपको 2 टाइप की ग्रोथ निकालने हैं यहाँ पे, एक निकालना है आपको वो रिलेटिव, और दूसरा कौन सा है? एब्सोल्यूट ग्रोथ। बेटा यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लीफ में आओ पहले, देखो एक तो इसका निकालना है हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ, और एक निकालना होता है रिलेटिव ग्रोथ। अगर मैं आपसे पहले तो ये पूछूंगा, ये बताओ मुझे, खाली वैसे बता दो पहले कि बेटा अगर मैं इन दोनों में से आपको बताऊं, दोनों में से दोनों का नॉर्मल मसला पूछ रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है? चलो तुम बताओ बेटा, सही? नाम क्या है बता दो। हाँ डर क्यों रहे? ये बताओ इन दोनों लीफ में ज्यादा ग्रोथ किसने की है, बता सकते हो? नॉर्मल पहली वाली ने ज्यादा की है, आपका मानना ये है। चलो आप बताओ, अब रुक जाओ, आपको बात नहीं, ज्यादा ग्रोथ किसने की है? इस वाले ने की है। चलो अब दोनों के बच्चे को हो गए, आप लोग बताओ पहली वाले के साथ कितने लोगों ज्यादा ग्रोथ की है? पहली वाली में अरे दूसरे के साथ वाले के साथ कितने? अबे कह दो किसी के साथ तो एक साथ क्यों कर रहे हो? दोनों ने बराबर की है। हाँ, बस उसके रिस्पेक्ट में उसने ज्यादा करी है। हाँ तो मैं तो वही बात पूछ रहा हूँ, मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ रिलेटिव ग्रोथ बताओ दोनों की, कि दोनों के रिस्पेक्ट में किसने ज्यादा की, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब बताओ अच्छा, अब बताओ दूसरी वाली के साथ कितने लोग हैं, पहली वाली के साथ कितने लोग हैं? दोनों कंपैरिजन पूछ रहा हूँ मैं, तुम रिलेटिव में। हाँ दूसरे ने ज्यादा की है, तुम दूसरे वाले हो? नहीं पहले वाले। सब दूसरे वाले? रिलेटिव वाले। पहले वाले कौन कौन है? रिलेटिव में पहले वाले। पहले वाले आप लोग हो बेटा, रिलेटिव पहली वाले ने ज्यादा की है, क्योंकि यार देखो
इसने 5 से 10 किया है, दुगना कर लिया, और इसने 50 से खाली 55 किया है, तो उसने कम नहीं किया। यहाँ सोचो, दूसरा सुनो आप लोग, अगर मैं आपको एक को दूं 5 रुपए और एक को दूं 50, एक व्यक्ति 5 से कितने कर ले 10 और एक कर ले 50 से 55, तो बताओ उसने खाली कितने बढ़ाए, उसने दुगना किया, 5 से 10 किया, और उसने खाली 50 से कितना किया 55। अगर वो 50 से 100 करता और ये 5 से 10 करता तो बराबर होता, समझ गए। लेकिन अगर हम रिलेटिव ग्रुप की बात, एब्सोल्यूट ग्रुप की बात करें तो दोनों ने क्या किया, बराबर किया, समझ गए हम लोग, क्योंकि इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाया है, उसने भी कितना बढ़ाया है, तो दोनों ग्रुप का समझ गए। अब निकालते कैसे, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। जो रिलेटिव का ऑब्सोल्यूट का होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, तो इसका आप लिख सकते हो, ये होता है, हालांकि याद मुझे भी नहीं, तो कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना, क्योंकि फिजिक्स बता दिया फॉर्मूला। और रिलेटिव ग्रोथ का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। चलो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100, समझ गए हम लोग। अब निकालते हैं, देखो अब हम ए और बी दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं बेटा, बोलो मत आप लोग, पहले निकालते हैं ए, ये लीफ ए है, ठीक है, और ये कौन सी है, ये है बी। तो अगर ए का निकालें तो आप लोग बताओ, एब्सोल्यूट निकालेंगे तो आप लोग बताओ, ए में 10 माइनस 5 तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसका ये रिलेटिव देखें ए का तो कितना आएगा, देखो फाइनल कितना है बेटा 10, इनिशियल कितना है 5 और माइनस 5 और इनटू 100, तो हम 5 कितना आएगा बताओ, 200 कैसे आएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 एक 5, 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना तो बदल कर दिया करो, इतना ही नहीं आता है। या तो ऐसे कर सकते हो हम लोग, 5 से 20 कर दो, और 10 में से 5 कम करोगे तो 5 बचेंगे, और 20 पंजे 100, सही है। समझ गए, नहीं समझ गए, इतना फिर नहीं आता तो फिर से क्या करते हो, इतना कैलकुलेशन नहीं आती, याद है। अगर इतना नहीं आती तो आपको पता है 6th 7th का जो मैथ आता है, 6th 7th मैथ, वो एक बार कर लो, बस सवाल का नाम ले, बल्कि कर लो 5वें का मैथ, खाली 5th का पूरा मैथ एक बार पढ़ लो, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगी, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे होता नहीं भाग में, गुणा में, स्क्वायर में, रूट में, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, और अगर आप 5 का मैथ कर लोगे एक बार तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखो, अगर इसकी बात करें बी लीफ की, तो बेटा क्या आएगा बताओ, 55 माइनस 50, तो कितना आएगा बताओ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अगर इसकी और इधर देखें बेटा तो कितना आएगा, 55 माइनस 50 इंटू 50 दूनी 100, और 55 में से 10 कितने बचे, 5, और 5 दूनी 10। तो आप लोग बताओ, इसमें ज्यादा देखो किसने किया, रिलेटिव किया इसने ज्यादा, और एब्सोल्यूट दोनों ने सेम किया। तो आपको चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार, जिससे अच्छा रहेगा, ठीक है। किताब में समझ नहीं आएगा, कोई समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन आया तो बेटा ऐसे सॉल्व करना, ये अपना दिमाग लगाओ वहां पे, एक बार ऐसे सॉल्व करके देख लेना, तो ये गलत कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोग ज्यादा लिखो तो ये फॉर्मूला तो लिख लो, और ये लैंग्वेज लिख लो, ऐसा कर लो, चला से लग रही है 1 मिनट लगेगा। फोटो ले रहा है, लिख लियो, पेन चला दिया करो, फोटो लेते रहते हो।
सब बच्चे बेटा मेहनत कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो मेहनत से। लिख दिया ये सब बच्चों ने लिख दिया बेटा। तो आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट कैसे देखते हैं, रिलेटिव कैसे देखते हैं। रिलेटिव मतलब दो लीफ में हमें कंपैरिजन करना है, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है खुद का कितना कितना हुआ है, ठीक है, दोनों लीफ का। यहाँ पे अगर वो एब्सोल्यूट की बात करेगा तो आपको पता है कि 10 - 5 करना है आपको, और उधर 55 - 50 करना है। तो आपको पता है कि 5 आएगा दोनों में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर किया है। लेकिन अगर हम रिलेटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव में हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, मतलब इनिशियल कितने से स्टार्ट किया है, ये बहुत जरूरी होता है भाई। एक आदमी सोचो 50 से 55 कर रहा है खाली, और एक कितने कर रहा है 5 से 10 कर रहा है, यानी कोई डबल कर रहा है, समझ गए। तो इसमें 100% हुआ है क्योंकि 5 से 10 यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, 100% हो गया। और वहां कितना हुआ है खाली 5 यानी कि 10% हुआ है खाली, ठीक है। चलो अगले हमारा जो टॉपिक आता है बेटा वो कौन सा आता है बताओ। अच्छा कंडीशंस फॉर ग्रोथ, चलो ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है देखो। ये तो इनने एक्सप्लेन कर दिया है खाली, बल्कि और कुछ नहीं। जो कह रहे हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी आल्सो मेड इन 2 वे। बेटा बोलो मत आप लोग। पहला कह रहा है मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है। और कह रहा है सेकंड द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द। तो जब रिलेटिव का मतलब होता है जब हम इनिशियल देखें कितने से स्टार्ट हुआ है, और जब हम खाली ये देखें कि कितना हुआ है तो वो कौन सा होगा, वो होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट कितना हुआ है, और कितने से स्टार्टिंग हुआ है कितना हुआ है, तो दोनों देखें तो क्या होगा रिलेटिव। कह रहा है ए बेटा ये कह रहा है 2 लीफ A and B आर द ड्रा यहाँ पे दी हुई दैट आर डिफरेंट साइज बट सो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन 2 टाइम लीफ A and B, however one of them so much higher relative growth rate which one and why। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ खाली इसमें बताया, आप लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया कि क्या ज्यादा हुआ है किसका कम हुआ है। अब कंडीशंस क्या होती है बेटा ग्रोथ की, अब इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, बताओ सब पता है आपको क्या कंडीशन होती है। भाई आप लोग सब मिट्टी सब खेती करते हो, मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हो नहीं हो। मिट्टी से जुड़े होने का मतलब सब लोग जानते हो फार्मिंग के बारे में, कैसे होती है फार्मिंग, कुछ ऐसा है जो नहीं जानता है खेती के बारे में थोड़ा बहुत भी। कौन हो सकता है जो पीढ़ी में रहा होगा हमेशा, वही नहीं जानता होगा। कौन है सर,
जो हमेशा पीड़ित हो रहे हैं, जैसे चलो तुम रही हो, तुम भी रहे हो, मैं भी रही अरे कृषि में नाम दे सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हमेशा से पीड़ित हो रहे हैं, जिसके गाँव नहीं तुम्हारा कोई गाँव नहीं है, तुम्हारे बाबा से बाबा के यहीं थे सब, तो कहना नहीं ये खेती बारे में देखा तो होगा ही आपने, गेहूं देखे होंगे लेकिन वैसे नहीं जानती होगी। और कौन है यहाँ पे ऐसा शख्स? तुम नहीं रहे हो सर, और कौन है? पीछे से 2 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं देखे, गेहूं नहीं देखे हम लोगों ने? गेहूं नहीं देखे हम लोगों ने? गेहूं क्यों नहीं देखे? आप लोगों ने खेती होते हुए नहीं देखी होगी अभी? नहीं देखी। तुमने अलग से गांव में नहीं जा सकती क्या देखने के लिए? तो तुम गांव में गई देखिए कैसे धान लग रहे हैं, लेकिन लगते हुए देखे होंगे। हाँ ये सही है, जैसे कहीं जा रहे हैं तो हाँ तो रास्ते में देख लिया, ऐसा हो रहा है। प्रोसेस देखा होगा ना कि हाँ। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भाई, जैसे आप कृषि विज्ञान देश विद्यालय तो आपने किताब में पढ़ा होगा। ठीक है। अब जो लोग ऐसे हैं जिनके पापा ही फार्मर हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, रहते ना यहीं पे हैं लेकिन गांव से बिलोंग करते हैं, वो जानते तो हैं कि मेरा एक गांव है, वहां मेरी जमीन है, तो ऐसे लोग तो खेती बारे में खूब जानते होंगे, उन्हें सब पता होगा कि कंडीशन ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। भैया अगर गेहूं लगा रहा है, गन्ने में कितना कॉम्पिटिशन होता है पता है, कोई लगाता है 1 कट्टा खाद, दूसरा लगाता है 2 कट्टे खाद, ठीक है। इसके बाद मिट्टी में कंपटीशन होता है, पानी कौन सा लगाएगा उसमें कंपटीशन होता है, तो ये सब कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की। और क्या होती हैं तो पढ़ लेते हैं उसको एक बार, है क्या क्या लिखा हुआ है देखो। चलो ठीक है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो इन चीजों में, अगर आपको जो चीज नहीं जानते हो उसमें इंटरेस्ट लिया करो कि कैसे उसको जाने, पढ़ें कैसे, है ना। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था ना, एक बार मैंने ऐसी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक बार पूछा कि ट्रैक्टर देखा है? गड़ी गोड़ी मैंने नहीं देखा है। अभी ट्रैक्टर नहीं देखा, मैंने किससे आप ये होती है सर कम चाल भी है। ऐसा करो अभी जाना तो जो रोड है एक वो वाला फैक्ट्री वाला, वहां जो लाइन से लगे होंगे ट्रैक्टर ही होंगे। ठंडो है पता है। चलो ठीक है, देखो पढ़ते हैं। कह रहे बाहर अब बेटा बोलो मत, पढ़ लो इसको, जहां तक पढ़ा जा रहा है वहां तक पढ़े ना, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, दिस लिस्ट में है वाटर, क्या आएगा बेटा? वाटर आएगा, बोलो मत। ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट होंगे फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो भी चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा सनलाइट होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ। कह रहे बेटा द प्लांट सेल ग्रो इन साइड बाय सेल एनवायरनमेंट, आप बातें कर रहे हो, व्हिच इन टर्न रिक्वायर वाटर, टर्निटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। अब आप लोग बताओ, मैंने एक फोटोसिंथेसिस में बताया था, मैंने कहा था वाटर जो होता है वो डायरेक्ट प्लांट के लिए कोई मतलब नुकसान नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत करता है। आपने देखा है बेटा, अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर फोटोसिंथेसिस कम होगा तब भी तो ग्रोथ कम होगा। अब हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो हमने पानी नहीं लगाया तो लीफ का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लीफ का साइज कम हो जाएगा तो आप लोग बताओ, आपने देखा नहीं लीफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और साइज कम होगा तो आप लोग बताओ सनलाइट क्या पूरे आ पाएगी? तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। दूसरा स्टोमेटा ओपन क्लोज नहीं होंगे, तो वाटर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और सब रीजन पे। अगली क्या है बेटा, 10 प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज intimately linked to the water stage of the plant. Water also provide the medium for enzymatic activity needed for growth. Oxygen help in releasing metabolic energy essential for growth activity. आपको पता है रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। Nutrients macro and micro are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as source of energy. तो यहाँ कह रहे हैं वाटर की यूज क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वाटर से होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है, एनर्जी कहाँ से लेगा प्लांट। और तीसरा क्या कह रहे हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो जिंक जाइम लगाते हो, खाद लगाते हो, खाद उसमें क्या होता है? प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए होता है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो हम सबसे ज्यादा प्लांट में लगाते हो क्या लगाते हैं? यूरिया। और यूरिया में ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। लिखा भी तो होता है NPK लिखा होता है, और वहां लिखा होता है नाइट्रोजन कितना होता है? कट्टे पे लिखा होता है कितने परसेंट होता है? सबसे ज्यादा 40% होता है, 46 46
तो 46% सबसे ज़्यादा जरूरत किसको पड़ती है? नाइट्रोजन की, सही है। उसके बाद फॉस्फोरस, पोटेशियम, और आप लोग जो लगाते हो जैम वगैरह, जिंक वगैरह लगाते हो, जो खाद में मिलाते हो, उसमें देखोगे तो क्या होंगे, जैसे मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, और बोरॉन हो गया, सल्फर हो गया, वो सब माइक्रो एलिमेंट होते हैं जो कम कम जरूरत पड़ती है, वो प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है। अरे आप लोग कहाँ भागे अभी, रुक जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगले कह रहा है इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज। ए आंसर हो गई। कह रहा है बेस्ट इज सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ। आप बताओ ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्टिमम का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगे प्लांट को, वो ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम वैल्यू होता है। तो मैं बोल सकता हूँ एक टेम्परेचर तो चाहिए प्लांट को। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग इधर का प्लांट, आम का प्लांट लगा दो राजस्थान में जाके हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर देखा जाए तो सनलाइट से ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है? टेम्परेचर। क्योंकि बेटा डार्क विजन पूरी कैसे होती है? टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। लाइट एक बार को प्लांट को कम मिलेगा चलेगा, लेकिन टेम्परेचर में गड़बड़ होगा तो प्लांट ग्रोथ, क्योंकि लाइट तो देखो, अब एक बात सुनो आप लोग, लाइट तो ठंडों में भी होती है और गर्मी में होती है, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं गेहूं की जगह पे धान लगा दें, धान की जगह गेहूं लगा दें? जब हम यहाँ के प्लांट यहाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में ऐसा कर सकते हैं। तभी तो जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे इधर बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे इधर ही होते हैं और कहीं पे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर का प्लांट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। किसका? क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अभी टेम्परेचर कम होगा हल्के हल्के, तो आपको पता है आपका बॉडी का जो काम करने की क्षमता होगी हल्के कम होगी, लेकिन जब आप एक बार एडप्ट कर जाओगे उस चीज को, फिर आपकी बढ़ेगी। जैसे अभी आपको पता है क्या लग रहा होगा, अभी कुछ दिनों से 5 दिनों से लग रहा होगा कि हर टाइम नींद सी आ रही है, हर टाइम थोड़ा बॉडी में एनर्जी कम फील हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको। कोई अच्छी बात हो रही है तब भी आपको थोड़ा परेशान रह रहे होगे, है ना? मतलब हल्का सा मन मरा हुआ रहता है ना ऐसी कंडीशन में। मरा हुआ का मतलब कोई अच्छा नहीं लग रहा हो बिल्कुल पूरी तरीके से, और लगता है कि पता नहीं यार क्या चल रहा है लाइफ में, क्योंकि तुमको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी टाइम ऐसे चल रहा है। अभी आपका बॉडी एडप्ट करेगा आगे के, और जब पूरी तरीके से ठंडा जाएगा तो आपको वो अच्छा लगेगा। सही है? तो ऐसा होता है कि अभी थोड़ा सा आपको भूख तो लगती होगी, ठीक है? तो ऐसे कह रहा हूँ डॉक्टर को भूख लग रही है। चलो ठीक है बेटा, ये वाला पढ़ने, ये खबर कर रही इतना रह गया। तो देखो कह रहा है इन एडिशन एवरी प्लांट, कहाँ पे हम लोग, इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज बेस्ट suited for its growth. Any deviation from this range could be एक क्या कह रहा है detrimental or to its survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases stage of growth. तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट के बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं और लाइट पे क्या करते हैं। कल बेटा इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब जो अभी तक तो फालतू में चलता था, आज कल जो स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फिर पीजीआर, फाइटो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है? तो ठीक है, कर लेते हैं। हाँ